तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ मेरी कंप्लीट मॉक टेस्ट स्ट्रैटेजी, जिसमें हम सब कुछ बात करेंगे। लाइक मैं कैसे हर टेस्ट के लिए प्रिपेयर करती थी, अगर मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होता तो भी क्या मैं टेस्ट देती थी, और देती थी तो कैसे देती थी, एंड ड्यूरिंग टेस्ट में किन किन चीजों का ख्याल रखती थी, किस सीक्वेंस में मैं पेपर को अटेम्प्ट करती थी, कितने राउंड्स लगाती थी, एंड लगभग हर एक सब्जेक्ट को कितना टाइम एलोकेट करती थी, ताकि चाहे पेपर टफ हो या चाहे इजी, मेरा कोई भी सब्जेक्ट छूटता नहीं था। तो इन सब बातों पर डिस्कशन करेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आफ्टर टेस्ट आपको एनालिसिस कैसे करनी है। लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, तो जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी, मैं उनको बता दूं कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मैंने किन किन कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट दिए एंड मेरे एवरेज मार्क्स भी मैंने दिखाए थे। पर अब हम बात करते हैं कि आपको टेस्ट कब से देना चाहिए। अगर मुझसे पूछोगे तो अभी जो आपके बैच में रेगुलर टेस्ट आ रहे हैं, या फिर आप जिस भी कोचिंग में उसके जो रेगुलर टेस्ट सीरीज है वो आप कंटिन्यू करो। एंड उसके बाद जब जनवरी हो जाए, डिपेंड करेगा कि आपका सिलेबस कब तक नियर कंप्लीशन पहुंच रहा है। जरूरी नहीं कंप्लीट होने के बाद ही हम फुल सिलेबस टेस्ट देंगे। तो अभी तो आपको जो भी पार्ट टेस्ट मिल रहे होंगे आप उसको कंटिन्यू करो। अभी से फुल सिलेबस टेस्ट पे फोकस मत करो अनटिल अनलेस आपका सिलेबस बहुत ज्यादा कंप्लीट है, लाइक कुछ XYZ रीजन की वजह से आपका रह गया, वरना आपका हो जाता इस साल। उस केस में यू कैन गिव फुल टेस्ट नाउ इफ यू हैव कॉन्फिडेंस कि आपका सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट है। एंड साइड बाय साइड आप रिवाइज कर सकते हो। तो अगर ऐसे कोई बच्चे हो तो बता देना, मैं कमेंट्स में उनका भी स्ट्रैटेजी बता दूंगी। एंड जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं है वो भी पार्ट सिलेबस दे बाय द एंड ऑफ जनवरी। लाइक मैंने बाय द एंड ऑफ जनवरी अपना फुल सिलेबस टेस्ट स्टार्ट किया था। एंड आप भी लाइक जब भी आपका सिलेबस नियर कंप्लीशन पहुंचेगा तो आप भी टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हो फुल सिलेबस। एंड अब बात करते हैं कि फ्रीक्वेंसी। लाइक मुझे जो मिलते थे बैच में दैट इज एवरी संडे या फिर अल्टरनेट संडे भी होता था। तो अभी सितंबर टू दिसंबर आप जो बैच में फ्रीक्वेंसी है उसी हिसाब से टेस्ट दो। एंड जनवरी से अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देना। तो अब मुद्दे की बात करते हैं कि मैं हर टेस्ट के लिए प्रिपेयर कैसे करती थी। तो हम सब्जेक्ट वाइज देखेंगे। लाइक बायोलॉजी में आई ओनली एंड ओनली रेड NCERT, उसके अलावा मैं कहीं नहीं जाती थी। एंड जो भी एक्स्ट्रा चीजें उस चैप्टर की जो मैंने आपको दिखाई भी थी कि मेरे पास एक डायरी थी NCERT के अलावा, तो मैं उसको पढ़ लेती थी। तो यही दोनों चीज मैं करती थी। एंड बायो में एज सच करने की नीड भी नहीं पड़ती है, अगर आपके पास नोट्स हैं तो आप पढ़ सकते हो। मैंने तो नोट्स बनाए नहीं थे, इसलिए मैं NCERT को ही पढ़ के जाती थी, टेस्ट से पहले भी एंड एग्जाम से पहले भी। तो वो एक ही चीज को मैंने इतनी बार पढ़ा कि वो मुझे याद ही हो गया। सिमिलरली फॉर IOC मैं सिर्फ और सिर्फ नोट्स को ही पढ़ के जाती थी। एंड अगर मुझे लगता था कि मुझे टाइम मिल रहा है तो फिर मैं MTG से NCERT की रीडिंग लेती थी, बिकॉज मुझे प्रॉपर NCERT पढ़ना बहुत बोरिंग लगता था। हाउएवर मैंने प्रॉपर NCERT भी पढ़ी है कुछ कुछ चैप्टर्स की। लाइक P ब्लॉक का पढ़ा है मैंने, पीरियोडिक टेबल का पढ़ा है एंड केमिकल बॉन्डिंग का पढ़ा है। यही 3-4 चैप्टर के ही मैंने NCERT से रीडिंग लिया, बट MTG से मैंने सारा किया था। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोट्स प्लस टाइम मिल रहा है तो NCERT। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ नोट्स। मतलब 12th में मेरे पास ऑर्गेनिक का नोट्स नहीं था, तो मैंने MTG को ही अपना नोट्स बनाया हुआ था। तो MTG को मैं डिटेल में पढ़ रही थी 12th में, बट इस ड्रॉप ईयर में मैंने प्रॉपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोट्स बनाया एंड मैं उसी से पढ़ के गई सारा कुछ। तो उसी के लिए नोट्स, और जितना कम रिसोर्सेस रखोगे टेस्ट से पहले या फिर एग्जाम से पहले वो ज्यादा बेटर रहेगा एज कम्पेयर टू आप बहुत सारे रिसोर्सेस उठा रहे हो। फिजिकल केमिस्ट्री में भी नोट्स प्लस शॉर्ट नोट्स। एंड नोट्स में मैंने जैसे कि बताया था कि मैंने सिर्फ और सिर्फ थ्योरी एंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे थे। बाकी मेरे क्वेश्चंस की मैंने PDF ही बनाई हुई थी, जिसका मैंने ट्यूटोरियल बताया भी था कि मैं डिजिटल PDF कैसे बनाती थी, जैसे हर एक क्वेश्चन को ऑर्गेनाइज करती थी। तो फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री में मेरा यही था कि मैं क्वेश्चंस को कंबाइन करके रख लेती थी। जब भी मुझे ऐसा नीड होता था कि मुझे लगाना चाहिए, या फिर मैं चैप्टर भूल रही हूँ, ये चैप्टर मेरा वीक हो रहा है, इससे मेरे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, तो मैं उस PDF से लगाती थी क्वेश्चंस। तो एक तो यार टीचर देते भी हैं शायद कंबाइंड क्लास क्वेश्चन PDF ऐसे करके, लास्ट ईयर दे रहे थे, इस साल का मुझे नहीं पता। तो या तो आप वहां से कर लो, लेकिन मैं प्रिफर करती थी कि मैं खुद ही कंबाइन करूँ सारी PDF, बिकॉज जो टीचर्स देते हैं उसमें वो ब्लैंक रहता है, तो सॉल्यूशन नहीं रहता। तो अगर मुझे सॉल्यूशन देखना है तो मुझे वापस से क्लास नोट्स खोलने पड़ेंगे। तो मैं क्या करती थी कि मैं क्लास नोट्स से ही अपना PDF खुद से बनाती थी, भले टीचर प्रोवाइड करे या ना करे। एंड उसमें क्या होता था कि सॉल्यूशन भी लिखा रहता था, तो मैं इधर अपना सॉल्व करके देख लेती थी। आंसर अगर सेम आ गया तो आ गया, नहीं आया तो फिर मैं मतलब यहीं पे रहता था ना साइड बाय साइड, तो तुरंत मैं उसको सॉल्यूशन देख लेती थी। तो इस हिसाब से तो वो कैसे मैंने बनाया था उसकी वीडियो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। सो जस्ट टेस्ट से पहले मैं क्वेश्चंस नहीं करके जाती थी, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी, फॉर्मूला एंड जो भी मेरे नोट्स में रहता था, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी मैं रिवाइज करके जाती थी। तो फिजिकल का यही था। आपकी बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स में मैं प्रॉपर नोट्स पढ़ के जाती थी, उसमें जितने क्वेश्चंस हैं मैं उसको भी लगा के जाती थी, एक्सेप्ट जो थोड़े बहुत PYQs होते हैं JEE मेंस के, जो सर छोड़ के जाते हैं PPT में, मैं उसको
अगर मेरे पास टाइम नहीं रहता था तो मैं उसको नहीं करती थी, लेकिन अगर टाइम रहता था तो मैं सब कुछ मतलब A to Z जो भी क्लास नोट्स के PDF में वो मैं सारा ही करके जाती थी। बिकॉज फिजिक्स मेरी काफी वीक थी तो मुझे काफी मेहनत भी करनी पड़ी फिजिक्स में। तो फिजिक्स में मैं प्रॉपर नोट्स करके जाती थी, चाहे वो थ्योरी हो, क्वेश्चन हो, जो भी हो। एंड एक चीज हमेशा याद रखना कि कभी भी टेस्ट के लिए मत पढ़ना, हमेशा नीट एग्जाम के लिए पढ़ना। तो उस हिसाब से पढ़ के जाओ, ना कि सिर्फ ये टेस्ट आ रहा है तो जल्दी जल्दी इस चैप्टर को कवर कर लेती हूँ ताकि मेरे टेस्ट में नंबर आ जाए। उससे कुछ नहीं होगा। आप ऐसे पढ़ो कि मेरा एक चैप्टर नीट के लिए तैयार हो रहा है। एंड इसीलिए मैं फिजिक्स में मैं चाहती तो सिर्फ फॉर्मूला पढ़ के भी, बिकॉज फॉर्मूला बेस्ड सवाल भी काफी आते हैं, तो मैं सिर्फ फॉर्मूला पढ़ के भी हर टेस्ट के लिए जा सकती थी। बट मैं क्वेश्चंस लगा के जाती थी बिकॉज मुझे पता था कि मेरा टारगेट इस टेस्ट में स्कोर करना नहीं है, मेरा टारगेट नीट में अच्छा स्कोर करना। सो दिस वॉज लाइक माई माइंड सेट बिफोर प्रिपेयरिंग अ टेस्ट। एंड एक और चीज, ये नहीं कि मेरा कल टेस्ट है तो मैं रात भर पढ़ रही हूँ एंड फिर 3-4 घंटे सोई एंड अगले दिन जाके टेस्ट दे दूंगी। दिस इज वेस्टेज ऑफ योर 1 or 2 days आई वुड से। नींद इज वेरी 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 मस्ट जरूरी, बिकॉज जब तक आप स्लीप अच्छे से नहीं करोगे आप उतना परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे एग्जाम में। मैं आपको रियल स्टोरी बताती हूँ मेरे भाई की, जो भी फाइनल ईयर MBBS में है। उसका नीट 2020 में स्कोर था 545 एंड नीट 2021 में उसका स्कोर हो गया 539। 6 नंबर कम हो गए क्योंकि उसने 12 बजे तक पढ़ाई करी एंड उसके बाद वो जब सोने गया तो उसे नींद ही नहीं आई। लाइक 3 बजे या 4 बजे वो सोया एंड 6-7 बजे वो उठ गया। एंड उसी दिन नीट का पेपर था तो फिर वो नीट का पेपर देने गया एंड उसकी वजह से उसके 6 मार्क्स कम आए जो उसके लास्ट ईयर आए थे। ऐसा मत सोचो कि मतलब मैं नींद से ही अपना समय बचा के पढ़ाई में लगा सकता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड सही बताऊं तो टाइमिंग वही रखना जो आपकी नीट की टाइमिंग है, लाइक 2 से 5, या अभी तो 2 से 5 20 भी हो गया था नीट में, तो 2 से 5 अपना टाइम रखो। एंड मैं ये बता दूं, मैं कभी भी 3 घंटे के लिए नहीं बैठती थी, मेरा 2.5 घंटा मैक्सिमम होता था। उसके बाद चाहे मेरा पेपर छूट रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, 2.5 घंटे ही मेरे पास टाइम है एंड उसके बाद मैं अपना पेपर सबमिट करना था। बिकॉज 3 घंटे प्रॉपर टाइम आपको वहां भी नहीं मिलता। पूरे साल मेरी प्रैक्टिस रही इसी स्पीड से। एंड अब बात करते हैं कि अगर मान लो मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो भी मैं क्या टेस्ट देती थी, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि चाहे सिलेबस कंप्लीट हो या ना हो टेस्ट दो, लेकिन मैं इस बात से कंप्लीटली एग्री नहीं करती हूँ। बिकॉज मान लो अगर मेरा सिलेबस सिर्फ 20 to 40% कंप्लीट है, देन मेरा टेस्ट देने का कोई लॉजिक, कोई सेंस ही नहीं है। उससे अच्छा है कि आप उतने देर में उस चैप्टर को पढ़ो एंड 2 दिन बाद 3 दिन बाद उस टेस्ट को दो। सो ये सबका अपना अपना मानना हो सकता है। मेरा यही मानना था कि जब तक मेरा सिलेबस आप कह सकते हो 50-60% भी कंप्लीट नहीं है तो किस मुंह से टेस्ट देके, मतलब क्या ही लॉजिक, फिर मैं एनालिसिस ही कैसे कर। एंड अभी भी मुझे इसका कोई लॉजिक नजर नहीं आता कि आपका सिलेबस नहीं भी है तो भी तो क्या दूर, जब आता ही नहीं है तो फिर देने का क्या फायदा है। 60 से लेके 90% तक अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो टेस्ट दे दो, बट अगर 60 से कम है तो मैं पर्सनली अपना बताऊं, मैं तो फिर वो टेस्ट नहीं देती। एंड अब बात करते हैं कि ड्यूरिंग टेस्ट आपको किन किन चीजों का ख्याल रखना है। तो सबसे पहले तो टाइमिंग, जिस टाइमिंग में आपका नीट का पेपर है उसी टाइमिंग में दो। वैसा ही इन्वायरमेंट भी रखो, मैं तो कहती हूँ उससे भी हार्श इन्वायरमेंट रखो। लाइक अगर आप AC में बैठ के टेस्ट देते हो तो उसको अवॉइड करो। आप किसी रूम में विंडोज डोर्स ये सब बंद करके टेस्ट देते हो तो उसको भी अवॉइड करो। आप हॉल में जाके टेस्ट दे दो। जो बच्चे बाहर जाके टेस्ट देते हैं उनका तो बिल्कुल सही है। एंड मेरे टाइम पे तो OMR पे होता था नीट का पेपर, तो मैं OMR भी प्रॉपर फिल करती थी का OMR बेस्ड पेपर होगा। मेरा OMR भरने का स्ट्रैटेजी ये था कि फिजिक्स का 1 राउंड लिया, OMR भरा, केमिस्ट्री का 1 राउंड लिया, OMR भरा, बायो का पूरा बॉटनी जूलॉजी 1 राउंड लेके पूरा भर दिया। तो 3 बार मैं ऐसे OMR भरती थी एंड उसके बाद फिर मैं राउंड 2 में जाके OMR भरती थी। तो ये तो था जब पेपर OMR बेस्ड होता था। तो इस बार पता नहीं कैसा होगा। याद रखना कभी भी टेस्ट को बीच में छोड़ के मत जाना। फ्रस्ट्रेशन आएगा टेस्ट देते वक्त जब क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, लगेगा कि यार फिजिक्स तो बनी नहीं रही, केमिस्ट्री तो बनी नहीं रही। 1-2 बार उठी हूँ अपने टेस्ट से पूरा मूड खराब करके, बट उससे रियली कोई फायदा नहीं होता। एट लास्ट आपका वो दिन ही वेस्ट होगा। इसका एक मैं आपको तरीका बता दूं कि जब भी आपको लगे कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा, मैं टेस्ट छोड़ के जा रही हूँ बीच में, तो हमेशा ये बात याद रखना कि जो भी क्वेश्चन मुझसे अभी नहीं हो रहा है शायद यही नीट एग्जाम में उठ के आ जाए। एंड अगर अभी नहीं हो रहे, अभी मैंने कूल डाउन होके ये पेपर कर लिया एंड उसके बाद मैंने सॉल्यूशन देख लिया, तो नीट एग्जाम में वो क्वेश्चन मेरा सेव हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी के बारे में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुझे चीज लगती है। बिकॉज नीट एग्जाम में 3 घंटे आप यही करोगे, ना उससे बिफोर टेस्ट आप कुछ पढ़ कर पाओगे, ना आफ्टर टेस्ट एनालिसिस बचेगा आपके हाथ में। तो ये वाला पूरा प्रॉपर ध्यान से सुनना, फोकस होके। तो सबसे पहले मैं बता दूं मेरा सीक्वेंस क्या रहता था पेपर में। ऑलवेज सबसे पहले बायो, देन केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स। हाउएवर मैं फिजिक्स में बर्न आउट हो जाती थी लाइक लास्ट तक जाते जाते, बट आप उतना हाइड्रेटेड रहो, थोड़ा बहुत कुछ लिक्विड वाली चीजें लेके बैठोगे तो आप
बर्न आउट नहीं करोगे। मैंने खुद नोटिस किया है अपने पे, इसलिए बता रही हूँ। इस रीनीट 2026 में मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो मैंने बायो किया एंड बायो रीनीट में मेरी 20 मिनट्स में हुई थी विदाउट OMR। एंड उसके बाद मैं केमिस्ट्री पे गई। स्टार्टिंग का लगातार 5 क्वेश्चन नहीं बना मुझसे। एक सेकंड के लिए मेरे दिमाग में ये वाला थॉट आया कि अब मैं केमिस्ट्री छोड़ के फिजिक्स में जाऊँ, बट मैं केमिस्ट्री पे स्टिक रही एंड आई थिंक वो मेरा सबसे अच्छा डिसीजन था ड्यूरिंग रीनीट पेपर, जिसने आज मेरा सिलेक्शन कराया। बिकॉज अगर मैं उस वक्त छोड़ के जाती तो मैं फिजिक्स में खो जाती। फिजिक्स भी नहीं बन रहा, ऊपर से केमिस्ट्री का प्रेशर अलग रहता। फिजिक्स में चाहती कि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कर लूँ, हो सकता है फिर मेरे को केमिस्ट्री के लिए टाइम नहीं बचता जब मैं वापस आती, एंड उस वक्त मुझे वो क्वेश्चंस इजी लगते। अभी आप ट्राई करो, ऐसा सीक्वेंस चेंज हमेशा मत करते रहना। कुछ दिन एक सीक्वेंस वक्त, फिर कुछ दिन दूसरे सीक्वेंस देखो एंड दोनों के टेस्ट मार्क्स को कंपेयर करो, अपने आउटपुट को कंपेयर करो कि आप किस में ज्यादा कंफर्टेबल है, एंड फिर वही चीज आप एंड तक फॉलो करो, तो उसकी ही आदत भी रहेगी एंड आप वहां पे भी कंफ्यूज नहीं होगी। लाइक मैं कंफ्यूज नहीं हुई थी। एंड उसके बाद बात करते हैं राउंड की। तो मैं अप्रोक्सीमेटली 2 ही राउंड लगाती हूँ। लास्ट के 10 मिनट में मुझे तीसरा राउंड याद आता है, उससे पहले मैं सिर्फ 2 ही राउंड लगाती हूँ। जैसे इस बार रीनीट का बता दूं तो मुझे देखते ही समझ आ गया था कि रीनीट का पेपर इस बार फिजिक्स में टफ है एंड केमिस्ट्री भी मुझे मॉडरेट ही लगी थी। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ इजी सवाल चुन के करने हैं। तो फर्स्ट राउंड में तो जो क्वेश्चंस आपको इजी लग रहे हैं, अगर ना कोई भी क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है, अगर 1 मिनट से ज्यादा टाइम ले रहा है आपको सोचने में या उसको सॉल्व करने में, लाइक फिजिकल का बहुत सारा होता है कि कैलकुलेशन इतनी लंबी हो जाती है कि मान लो 2 मिनट उसमें लगा चुके हो, अब आप छोड़ भी नहीं सकते कि यार 2 मिनट जब लगा ही दिया है तो 1 मिनट और लगा के इसको सही करके जाते हैं। एंड अगर आपने उसको पकड़ लिया तो हो सकता है फिर भी वो आपसे सॉल्व ना हो। जो भी क्वेश्चंस अभी भी आपके टेस्ट में 1 मिनट से ज्यादा ले रहे हैं उसको वहीं पे छोड़ो। वो समझ लेना वो आपको फंसाया जा रहा है, आपको फंसना नहीं है। यही 2 लाइन मेरा भाई मुझे नीट एग्जाम से पहले बोल के गया था कि वो फंसाएगा वो क्वेश्चन, बट तुम्हें फंसना नहीं है। तो ये बात आप भी याद रखो अपना है। देन राउंड 2 में जाओ। जो क्वेश्चन आपको लगता है कि आपने कभी देखा ही नहीं है ऐसा क्वेश्चन, लाइक इस बार फिजिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन जो मैंने कभी नहीं देखे। एक मोमेंटम को ऐसे वेरी करा रहा था एंगल के साथ, भाई वो क्वेश्चन मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। मैंने मतलब सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। तो मैंने उसमें जैसे ही मैंने उसका हेडिंग कर दिया ना, तो मैं उस क्वेश्चन को मैं दोबारा भी नहीं गई, तिबारा भी गई। मैंने उस क्वेश्चन को ऐसे इग्नोर मारा कि वो पेपर में एग्जिस्ट नहीं करता। एंड एक और चीज, जो अगर जो क्वेश्चन बहुत लंबा है तो जरूरी नहीं वो क्वेश्चन टफ भी हो, वो क्वेश्चन ईजी भी हो सकता है। तो आप कोशिश करो कि आप हर एक सवाल को एक ना एक बार पढ़ जरूर लो। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए आपके पेपर में जो आपका पढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए। पढ़ा हुआ इन द सेंस जिसकी आपने रीडिंग नहीं ली कि ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, और आप घर जाके या फिर आपके टेस्ट खत्म होने के बाद आप देख रहे हो अरे ये क्वेश्चन तो मैंने देखा ही नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या कर सकते हो आपकी, सबसे पहले आप टाइम एलोकेट कर दो हर एक सब्जेक्ट के लिए। लाइक मेरा जो टाइम एलोकेशन था दैट इज फॉर बायो, मैक्सिमम बता रही हूँ मैं 40 मिनट से ज्यादा तो मैं बायो को दूंगी ही नहीं। चाहे पेपर कितना भी टफ हो, चाहे पेपर कितना भी इजी हो, बायो ऑलवेज मैक्सिमम पे आपको खेलना है। ऑलवेज 40 मिनट बायो, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। देन केमिस्ट्री भी लगभग आप कह सकते हो 40-45 मिनट, एंड बचा कुछ जितना भी टाइम वो सारा का सारा फिजिक्स में। मेरा बायो जल्दी हो जाता था, लाइक आधे घंटे में मेरा बायो हो जाता था। नीट 2025 का बायो का पेपर टफ था, फिर भी मेरा 40 मिनट्स में बायो हो गया था। एंड इस बार तो मेरा 20 मिनट्स में हो गया 2026 में। सो बायो का मेरा अगर अप्रॉक्स टाइम पूछोगे तो 30 मिनट्स, एंड केमिस्ट्री एंड बायो दोनों का पूछोगे तो 1 घंटा विदाउट OMR, एंड अगर OMR भर के पूछ रहे हो तो फिर 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट। और उसके बाद जितना बचा कुचा टाइम होता था वो सारा मेरा फिजिक्स में ही जाता था। फिजिक्स में मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगाना पड़ता था बिकॉज मेरी फिजिक्स घुसती ही नहीं थी दिमाग में। तो मेरा हमेशा टारगेट ये रहता था कि इन दोनों सब्जेक्ट से मुझे टाइम बचा के अपने फिजिक्स पे देना है। सो दिस वॉज माई टाइम एलोकेशन फॉर ईच सब्जेक्ट। एंड अगर आप एक बार टेस्ट में बैठ गए हो तो उसको पॉज मत करना, उसको छोड़ के मत उठना। उससे आपका वो दिन पूरा वेस्ट होगा एंड आपका कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाएगा कि अरे यार आज मेरा टेस्ट टफ था इसलिए मैंने टेस्ट नहीं दिया। तो आप खुद ही अंदर अच्छा फील नहीं करोगे एंड वो आपका कहीं ना कहीं मोटिवेशन डाउन करेगा, कॉन्फिडेंस डाउन करेगा। सो ये चीजें अवॉइड करना। अपने आप को बोलना, दिमाग को बोलना कि मेरा टारगेट इस टेस्ट में अच्छा स्कोर करना नहीं है, इसलिए अगर इस टेस्ट में मेरे कम भी नंबर आएंगे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। आई विल एनालाइज दैट कि मेरे नंबर क्यों कम आए। तो इस माइंडसेट के साथ आप टेस्ट देना। फिर आपका अगर क्वेश्चन नहीं भी बनेगा ना तो आपको बुरा नहीं लगेगा। तो मेरी इस बात को हमेशा याद रखना ड्यूरिंग टेस्ट कि मेरा टारगेट इस टेस्ट में अच्छा स्कोर करना नहीं है, मेरा टारगेट है मेन एग्जाम में अच्छा स्कोर करना। एंड टाइम का तो मैंने आपको बता ही दिया। कोशिश करो 2 घंटे 30 मिनट, 2 घंटे 40 मिनट में आपका पेपर खत्म हो जाए। अब बात करते हैं कि आफ्टर टेस्ट मान लो मेरा 3 घंटे मैंने लगा दिए, अब क्या करना है। तो जैसे ही मेरा टेस्ट खत्म हुआ मैं तुरंत एनालाइजेशन के लिए नहीं बैठती थी बिकॉज मेरे एनालाइजेशन में भी टाइम लगता था। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस छोड़ती थी, बहुत गलत भी हो जाता था फिजिक्स में, तो टाइम बहुत लगता था। इसलिए मैं गैप लेती थी, आधा घंटा
40 मिनट, इसका ऐसा ही गैप रहता था मेरा हमेशा। एंड एनालाइजेशन का मैं आपको डिटेल्ड में अगले वीडियो में बता दूंगी, बिकॉज ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है एंड उसमें बहुत मतलब हर एक चीज़ों पे हम डेप्थ में बात करेंगे कि सही क्वेश्चंस को भी हमें देखना है, जो क्वेश्चंस छूटे उसको भी देखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली बच्चे क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन सही हो गए वो उसे इग्नोर मार देते हैं, बट मैं ऐसा नहीं करती थी। टेस्ट एनालिसिस वाले वीडियो में ही मैं आपको अपना मिस्टेक PDF भी दिखाऊंगी कि मैं अपनी मिस्टेक डायरी में क्या क्या लिखती थी। आज सच मेरा डायरी नहीं था, मैं ऑनलाइन इसी टैब में लिखती थी। एंड इस टैब की अगर डिटेल जानना चाहते हो तो मुझे बता देना, आई विल शेयर दैट। एक और चीज़ याद में बताना भूल गई, लेकिन बताना पड़ेगा। मैंने ये 3 टेस्ट रखे हुए थे कि मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे पेपर में सिली मिस्टेक्स अवॉइड करती थी, तो वो वाली चीज़ें मुझे बताना रह गई। एंड आई नो ये वीडियो बहुत लंबी रहेगी, तो इसकी बात भी हम अगले वीडियो में करेंगे। तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना एंड मिलते हैं अपने एनालिसिस वाले पार्ट में। तब तक के लिए ओके बाय।